जिन्नात की बस्ती और जिन्नात से इंसान का जमाने से टकराव बीच बीच में होता रहता है। ये सब देखने को मिलता है। इंसान को कभी भी अपने जीवन में अगर कोई कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, कोई उरूज पे चढ़ रहा है, तो उसको हमेशा हो सके तो रास्ते में फूलों के बीज बोना चाहिए, ताकि उसको आने के टाइम रास्ते में वापसी में बहुत आसान हो जाए। ना कि कांटे बिछा के जाना चाहिए, ताकि उसके वापसी के टाइम वो कांटा एक झाड़ी में तब्दील हो जाए और उसको उस रास्ते से वापसी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसी तरह से बहुत सारे वाकया हम इंसानों की ज़िंदगी में होता रहता है, गुजरता रहता है। इसमें से कई सारे ऐसे कहानी है जो इंसान को जीवन भर याद रह जाता है। तो ऐसे ही कहानियों में से ये एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सबक भी मिलने वाला है। मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप ऐसे ही कहानियों से रूबरू होता रहे। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव है जहां पे एक मुस्लिम परिवार रहा करता है। वो काफ़ी जमींदार रहता है, उसके पास 40 एकड़ ज़मीन रहता है और काफ़ी अच्छा गांव में भी उसका जो है रुतबा रहता है, लोगों में अच्छी खासी पहचान रहता है और इस तरह से उसका गुजर बसर होता है। उसका नाम रहता है यूसुफ, और यूसुफ साहब को 4 बच्चे रहते हैं, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की। 4 बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का है नज़ीर, वो सबसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा का अंतर रहता है, इसलिए वो सबसे बड़ा रहता है। एक दिन यूसुफ का जो है इंतकाल हो जाता है और उसके बाद जो है उसका सारा जिम्मेदारी उसके बड़े लड़के को उठाना पड़ जाता है। जैसे ही सारा जिम्मेदारी नज़ीर को आता है, नज़ीर जो है अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का माना जाता है, क्योंकि वो यूसुफ का लड़का था और यूसुफ काफ़ी पैसे वाले थे, तो इसलिए उच्च शिक्षा तक पढ़ाने के लिए अपने लड़के को वो सक्षम था और इसीलिए वो जो है अपने लड़के को बेहतर शिक्षा पढ़ा दिया। बेहतर शिक्षा क्या पढ़ाएगा, वो मैट्रिक तक ही पढ़ा दिया, और मैट्रिक ही उस गांव के लिए सबसे बड़ा एजुकेशन, सबसे बड़ा जो है शिक्षा पढ़ाई हुआ करता था। तो इस तरह से वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो गांव के लोग उसको जो है नज़ीर को चौधरी का लक़ब दिया था। लोग उसको चौधरी के नाम से बुलाते थे, नज़ीर चौधरी। तो जब उसके हाथ में अपने पिताजी का, अपने बाप का पूरा संपत्ति, ज़मीन जायदाद जो भी था, सारे चीज़ का जिम्मा उसके ऊपर आया, तो वो सारा कागज पत्तर, हर चीज़ का देखभाल वो करने लगता है। जैसे वो देखभाल करने लगता है, वैसे ही उनका जो है आमदनी आना, उनका जो है देख रेख में उसका दिन दुगुनी रात चौगुनी इस तरह से तरक्की होना, ये सब देख के नज़ीर चौधरी के मन में बहुत सारा लालच भर जाता है। और वो क्या करता है, अपने बाप को मरने के बाद वो रजिस्ट्रार में जाके लेखपाल और ये सब तमाम जो ज़मीन जगह का जो देख रेख करता है, लिखाई पढ़ाई करता है, और ये रजिस्ट्रार में जो ऑफिसर लोग रहते हैं, उन सब से साठ गांठ करके सारा ज़मीन अपने नाम करवा लेता है। उसके बाद जब उसके भाई बहन को पता चलता है, तो उसके भाई बहन उससे आता है अपने हिस्सा मांगने के लिए। वो साफ इनकार कर देता है कि मेरे ये जितना ज़मीन जायदाद है, ये सब अब्बू जो है दुनिया से जाने से पहले सारा चीज़ का जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दिया था, मेरे नाम कर दिया था, तो इसमें अब तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। इस तरह से वो इनकार कर देता है और उसके भाई बहन जो है वो काफ़ी निराश हो जाता है। उसके बाद वो गांव वालों में से काफ़ी बड़े बुजुर्ग के पास जाता है और उससे जो है अपने जो है रिक्वेस्ट करता है कि मेरे भाई को समझाए, मेरा सारा हक मार लिया है वो। इस तरह से गांव के बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो है वो आता है नज़ीर चौधरी के दरवाजे पे और उसको समझाने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करे, आप एक ही माँ बाप के बच्चे हो, आपका जो है इस तरह से व्यवहार ठीक नहीं है, इन लोग का जो हक है, हिस्सा है, वो आप इनको दे दो और इसका भी भला हो जाएगा, अल्लाह भी आपसे राजी हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बेईमानी करेंगे, ये बेईमानी हो जाएगा और इससे आपका आखिरत भी मुश्किल हो जाएगा और आप दुनिया में इससे छुटकारा नहीं पा पाओगे, दुख तकलीफ में परेशान हो जाओगे। लेकिन नज़ीर चौधरी एक लालची आदमी ठहरा, वो बिल्कुल जो है बदल चुका था, वो उसके खानदान और उसके बाप के व्यवहार से बिल्कुल अलग हो चुका था
और इस तरह से वो जो है इनकार कर देता है। उसके बाद जो है फिर उनके भाई बहन सब निराश होकर चले जाते हैं और वो जा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। कोर्ट के दरवाजा खटखटाता है, जब उनका तारीख होता है, वहां पे जो है उनका सुनवाई होता है, तो उसमें कागजी तौर पे, कानूनी तौर पे हर तरफ से जो है नजीर चौधरी का पलड़ा भारी हो जाता है और वहां भी नजीर चौधरी जीत जाता है, अपने अदालत में अपने फैसला उसके हक में जाता है। और इस तरह से उसके भाई बहन वहां भी हार जाता है और निराश होकर के वो अपने जो भी गुस्से में जो भी बोलना है सारा चीज बोल के और वो लोग अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। इस तरह से नजीर चौधरी का जिंदगी कटता रहता है। एक दिन नजीर चौधरी जो है वो अपने अराजी के तरफ, खेतों के तरफ, जब जमीन के तरफ घूमने जाता है वो, तो वहां पे देखता है कि 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। तो वो 2 एकड़ जमीन से वो काफी अनजान था, क्योंकि इससे पहले वो कभी अपनी जमीन की तरफ गया ही नहीं था। वो बचपन से पढ़ाई लिखाई में व्यस्त था, उनका देखभाल तो उनके पिताजी और उनके बाकी घर वाले करते थे, तो इस तरह से वो कभी जमीन की तरफ गया नहीं। तो वो 2 एकड़ जमीन से वो काफी अनजान था। बाद में जो है वो उस जमीन के बारे में पता किया अपने मुंशी से, तो उनके मुंशी जो है देख रेख जो करते थे उनके सारे चीज का, तो उनको बुला के जब वो पता किया तो वो आदमी बताया कि वो 2 एकड़ जमीन बंजर नहीं बल्कि एक पुराना कब्रिस्तान है, उसमें काफी बड़े बुजुर्ग लोग उसमें दफन है और गांव वालों का मानना है कि यहाँ पे एक जिन्नात की बहुत बड़ी बस्ती है, जो काफी अरसे से वो लोग यहाँ पे रहते हैं, बासिंदे हैं यहाँ के। तो इस तरह से वो सारे बात सुन करके बाद में चौधरी जो है वो साफ इनकार कर देता है कि मैं ये सब चीज को नहीं मानता, मैं नहीं जानता, अभी तो कोई नया कब्र वहां पे दिख नहीं रहा है, तो ये बंजर जमीन है और इसको हम आबाद करेंगे। आबाद करने के बाद इसमें भी हमारा फसल होगा और इससे हमको मुनाफा होगा, फायदा होगा। इस वजह से जो है वो मुंशी को ऑर्डर दे देता है कि इसको भी ट्रैक्टर और ड्राइवर लेके जाओ, इनको भी जोत डालो और जोतने के बाद इनको फसल लगाने के लिए तैयार करो। मुंशी उनको काफी समझाता है कि ऐसा मत करो, ये बहुत जो है आज तक आपके अब्बू, आपके वालिद साहब इसको कभी छेड़छाड़ नहीं किए, ये जैसे भी हालत में वैसे छोड़ दो, इतना जमीन आपको कम नहीं है, बहुत बड़ी जमीन है, आप इसका देख रेख करें, इससे ही आपको काफी मुनाफा होगा, आपका फायदा होगा। लेकिन नजीर चौधरी ठहरा एक लालची आदमी और वो इस बात से इनकार कर देता है। उसके बाद वो ऑर्डर दे देता है मुंशी को कि आप जाके इनको जोतो और इनको फसल के लिए तैयार करो। मुंशी जी जो है इरादा कर लेता है, ठीक है हम कर देंगे, उसका दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में हम उसको जो है आबाद कर देंगे। उसके बाद जो है नजीर चौधरी को अचानक से जो है एक अटैक आता है और उसके जो है पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल जो है वो पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लेता है। उतने में ही जो है उनका एक लड़का रहता है हारिस, से बाहर एक उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया रहता है। उनको जो है खबर मिलता है कि उनके अब्बू को पैरालाइज हो गया है, वो चल फिर नहीं सकता है, तो उनके तमाम चीजों का देख रेख के लिए अभी आदमी चाहिए, बहुत मुश्किल है। हारिस जो है अपना सारा पढ़ाई लिखाई अधूरे छोड़ के वहां से चला आता है अपने गांव। नजीर चौधरी वो अपना सारा जो है कागज पत्तर, जो भी जमीन जायदाद का सारा जिम्मा जो है अपने लड़के को सौंप देता है कि आज से तुम इसका देख रेख करो, सब तुम्हारा मालिकाना हक है, तुम इसको जैसा मर्जी वैसा चलाओ। इस तरह से वो अपने बेटे को सारे चीज का जिम्मेदारी सौंप देता है। उसके बाद जो है वो लड़का अपना चलाने लगता है। उसी तरह से वो लड़के भी एक दिन जमीन की तरफ जाता है और जब वहां जाता है तो वो पूछता है ये जमीन किसका है, तो वो मुंशी जी बताते आपका ही है। तो फिर उसको भी वही 2 एकड़ जमीन के बारे में पता चलता है, तो वो भी यही, अब सोचो तो नजीर चौधरी का लड़का है तो वो उसका बाप इतना लालची, तो उससे बड़ा लालची ये निकल गया। तो ये भी जो है मुंशी जी को वही बात बोल रहा है कि आप इसको आबाद करें, क्यों नहीं करते हैं, इतने दिन से ये ऐसे बंजर पड़ा हुआ है। फिर वही मुंशी जी जो है उनके पिताजी वाला सारा किस्सा उनको सुनाता है हारिस को, लेकिन हारिस भी उससे नहीं मानता है, बाज नहीं आता अपने आदत से। उसके बाद जो है वो जा करके अपने पिताजी को ये सारा चीज का वाकया सुनाता है कि आप उसको इतना दिन से क्यों बंजर पड़ा हुआ है, क्यों ऐसा है, क्यों नहीं उसको आबाद किए। वो लड़का जो है बोलता है ठीक है मैं इसको आबाद करूंगा, मैं इसमें जो है खेती फसल करूंगा, आप कुछ मत बोलो। और इस तरह से वो अपने ट्रैक्टर ड्राइवर को भेज देता है उसको जोतने के लिए। जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर उस बंजर जमीन की तरफ पहुंचता है तभी जो है देखता है कि अचानक से पूरे आसमान में एक
काला बादल छा जाता है और एकदम हवाएं चलने लगती है। गांव वाले पूरे भय में, एकदम डर में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। एकदम अजीब सा माहौल बन जाता है पूरे गांव में और सारे गांव के लोग जो है वो डर के मारे भागता है मस्जिद की तरफ। मस्जिद की तरफ भागता है। गांव के एक छोटी सी मस्जिद रहता है, वहाँ इतना जगह नहीं है कि एक साथ में पूरा गांव वाला समा जाए, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि पूरा गांव वाला मस्जिद में आ जाए। तो इस तरह से मस्जिद में जगह नहीं था, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे और इमाम साहब से जो है दुआ की दरखास्त करने लगे कि आप दुआएं मांगे। जब इमाम साहब दुआएं मांगने के लिए खड़ा हुआ, सब लोग उसके साथ खड़े हुए, फिर जो है वहां पे देखता है कि एक सादा ड्रेस में बुजुर्ग आदमी आता है वहां पे, और वो आकर के जो है इमाम साहब को मुखातिब होता है, उनके सामने आकर के उनको जो है नसीहत देता है कि आज तक इस गांव में जो भी अवाल समस्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा का सारा जिम्मेदार जो है नजीर चौधरी है। उसको आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं? उन्होंने अपने बाप को मरने के बाद उनको झुठला दिया, उनका सारा जो है संपत्ति दौलत अपने नाम करवा लिया झूठ झूठ में। उसके बाद अपने भाई बहन का हक मार लिया और उसके बाद उसको नहीं मिला तो अब ये बंजर जमीन, जहाँ बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ बड़े बुजुर्ग ओलमा लोग यहाँ दफन है और हम लोगों की काफी सारी पुरानी बस्ती है, उनको उजाड़ने की ये सोच रहा है। उनको जाके आप लोग समझाओ, नहीं तो इसका अंजाम नजीर चौधरी को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये पूरे गांव वाले को भी भुगतना पड़ेगा। और इस तरह से वो आदमी एकाएक वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद इमाम साहब बहुत सदमे में पड़ जाता है, फिर सभी लोगों को समझाने लगता है। फिर उसके बाद सारे लोग मस्जिद से निकल के नजीर चौधरी के पास आता है, उनको समझाने लगता है आज जो भी गांव में अवाल आ रहा है, जो भी गांव में आज ये विपत्ति आपत्ति आ रहा है, ये सारा चीज का जिम्मेदार आप हो। क्यों नहीं माफी मांग लेते? क्यों नहीं ऊपर वाले को राजी कर लेते? क्यों नहीं अपने भाई बहन को हक दे देते? तो शायद इस गांव से भी बला टल जाए और आपका भी भला हो जाए। और इस तरह से नजीर चौधरी को एहसास होता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह से वो इमाम साहब से माफी मांगता है और बोलता है कि ठीक है, मेरे भाई बहन को बुलाइए, हम उसको अपना सारा हक जो भी है उनका हिस्सा हम दे देंगे। और इस तरह से अपने बेटे को बोलता है कि आप अपने फुफ्फी का, अपने चाचा का, सबका जो भी है हिस्सा बकरा बराबर करके दे दो उसको। और इस तरह से दोस्तों उस गांव से बला टल जाता है, उनके भाई बहन को हिस्सा मिल जाता है और उनका जो है वो 2 एकड़ जमीन जो है वैसे का वैसे वीरान छोड़ देता है और इस तरह से उनके गांव में शांति आता है। तो ये थी दोस्तों नजीर चौधरी की कहानी। इस तरह की कहानी बहुत सारे लोगों की है। जो कोई घर का बड़ा भाई होता है या बड़े बुजुर्ग होते हैं, पढ़ा लिखा होता है थोड़ा बहुत, तो उनके हाथ में अक्सर घर के लोग जो है, मालिक जो है, वो कागज पत्तर सौंप देता है कि तुम देख रेख करो। लेकिन वो आदमी थोड़े दूर चलने के बाद बदनीयत हो जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। फिर उसको जो है ईमान और सच्चाई से काफी दूर चला जाता है वो, और वो जो है बेईमानी पे उतर आता है और अपने लोगों का, अपने ही लोगों का सारा हक मार के अपना बना लेता है। तो यही सब जो है ना, एक न एक दिन औबाल में बदल जाता है, बला में बदल जाता है और उसके वजह से पूरे गांव मोहल्ले कस्बे को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों कहानी नजीर चौधरी की, और इससे काफी नसीहत भी मिलता है, हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये कहानी सुन के? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए और इससे भी अच्छा कहानी में लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूंगा। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार, खुदा हाफिज, दुआ में याद रखिए।